बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक ख़बर तो वो है जो आप सब ने सुन ली और जो सबके सामने है, और एक ख़बर वो है जो अभी सामने नहीं आई, अपने वक्त पर सामने आएगी। उस ख़बर की तफसील है, और फिर ये है कि ये तय हो गया है कि बिंदियाली टोला अब नहीं रहेगा, इसके दिन गिने जा चुके, कुछ मामला तय हो गए हैं, इसीलिए धरना गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए जारी नहीं रहा। इन दोनों अहम नुकात पर बात करने से पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लाल हवेली पर जब छापा पड़ा तो शेख रशीद भागकर किसी जगह गया और वहाँ से एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया कि मुझे गिरफ़्तार किया जा रहा है, हालांकि मैं तो तशद्दुद का हामी ही नहीं हूँ, मैं तो पुरअमन आदमी हूँ, हम तो पुरअमन लोग हैं, हमने तो कभी तशद्दुद किया ही नहीं। तो मुझे उसकी वो सारी तकरीरें याद आ गई, और आपको भी याद होंगी, जिनमें वो हर रोज़ ये कहा करता था कि गिरा दो, जला दो, आग लगा दो। और जब वो रावण रोड पर एक इमरान खान का धर्रा हुआ था तो इसने तकरीरें की थी कि सब लोग जाती उम्रे का रुख करें और वहाँ जो भी नजर आए सबको मार दिया जाए। ये इसी शीदत टली ने कहा था। दिन रात तशद्दुद की तबलीग करने वाला, खूनी इनकलाब के दावे करने वाला, अनार की फसाद फैलाने वाला शख्स अब गिरफ्तारी के डर से किस तरह चूहा बनकर ख़ुद को पुरअमन साबित करने की कोशिश कर रहा है। और इत्तेफाक देखिए कि इसी दिन जब शेख रशीद ने शाम के वक्त ये बातें की, तो दिन के वक्त सुप्रीम कोर्ट में बिंदियाल साहब क्या कह रहा था। वो कह रहा था, पता नहीं पीटीआई को मशवरा दे रहा था या किसे मशवरा दे रहा था, कि हाई मोरल ग्राउंड पर आपको होना चाहिए, यानी बहुत अखलाकी बुलंदियों वाली बुनियादें। तो वजाहत उन्होंने नहीं की कि कौन सी अखलाकी बुलंदियों वाली बुनियादें। वो बुनियादें जो फ़तेह मोहम्मद बिंदियाल ने कायम की थी, वो बुनियादें जो फ़ारूक बिंदियाल ने शबरम के घर कायम की थी, या वो बुनियादें जो ये साहब जो है बिंदियाल साहब, उमर अता बिंदियाल साहब, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुसलसल 1 साल से कायम कर रहा है और आइन की धज्जियाँ उड़ा रहा है, झूठ बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ज़ाब्ते पामाल कर रहा है, और इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट के करीब से गुजरने की इजाज़त नहीं दे रहा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अखलाकियात की कोई रमक बिंदियाल घराने के महल्ले से भी दूर भागती है, इसी तरह की कैफियत इन लोगों की है। और बहरहाल अब ये मेहमान हैं चंद दिनों के या कुछ दिनों के, बहुत कुछ तय हो गया है। और पार्लियामेंट में जो तकरीरें हुई हैं और जो करारदाद पास हुई है और जो रेफरेंस भेजने की मंजूरी हुई है, और जलसा आम में धरने में जो बहुत बड़ा धरना था, उसमें जिस तरह मरियम साहबा ने और मौलाना फजल रहमान साहब ने और दूसरे लोगों ने जो तकारीर की हैं, और जिस तरह इन 3-4 इंसाफ फरोश जजों के कपड़े उतारे हैं, उसके बाद इनके लिए रहने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। यहाँ मैं जिक्र कर दूँ कि नाज़रीन, कौमी असम्बली में जो रेफरेंस भेजने की करारदाद पास हुई है, तो बरतानिया और दूसरे मुल्कों में ये एक कानून है, एक तरीका है, एक प्रैक्टिस है कि जब किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ या हाई कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में करारदाद आए या कोई तहरीक आए और वो एक वोट की अक्सरियत से पास हो जाए, तो उसके पास होने के अगले ही लम्हे वो जज अपने ओहदे पर नहीं रहता, ख़ुद इस्तीफ़ा दे देता है या उसकी बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। दोनों सूरतों में इस्तीफ़ा देने से भी पहले और नोटिफिकेशन जारी करने से भी पहले उसे बरतरफ तस्वुर किया जाता है। लेकिन ये 4 का टोला इतना ढीठ है और माशाल्लाह शर्म व हया से नूरी सालों के फासले पर यह मौजूद है कि कौमी असम्बली की इतनी वाज़ेह अक्सरियत की करारदाद के बावजूद इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, और इस्तीफ़ा ये इस तरह देंगे भी नहीं। इनसे छुटकारे का प्लान बहरहाल बन चुका है। और जिस तरह के मरियम नवाज़ साहब ने कहा कि ये जो साजिश हुई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इसमें बिंदियाल सबसे घिनौना किरदार जो था वो बिंदियाल का था। उन्होंने सिर्फ बिंदियाल कहा, असल में कहना चाहिए था कि बिंदियाल और उसके टोले का, जिसमें मुनीब है, जिसमें एजाजुल हसन है, जिसमें वो मुज़ाहर ट्रक्का वाला है। तो उन्होंने और एजाजुल हसन का भी जिक्र किया कि ये जो पीछे हयात हाइट्स की वो बिल्डिंग जो है वो नज़र आ रही है, टावर, तो ये एजाजुल हसन की करप्शन का नमूना है। खैर, उन्होंने बहुत सारी बातें की। और नाज़रीन, साजिश का ये घिनौना किरदार बिंदियाल के आज के रिमार्क्स में 2 बातें और थी, ये जिनमें से एक करप्शन और ये साजिश, और दूसरा बिंदियाल का जो दूसरा किरदार है इसके हवाले से हटकर उसमें मरियम साहबा ने कहा कि ये जो इस वक्त साजिश हो रही है पाकिस्तान में, जो कुछ हो रही है, इसकी बुनियाद बिंदियाल ने रखी थी जब इसने
पंजाब असम्बली का फ़ैसला मानने से इनकार किया था और परवेज़ इलाही को मुसल्लत कर दिया था पंजाब की हुकूमत पर। इस गैर आइनी फ़ैसले के ख़िलाफ़ जब रिट दायर की गई तो उसको भी 1 साल होने को आया और वो उस पर फ़ैसला तो बड़ी दूर की बात है, उसकी समाअत की बारी नहीं आई। तो ये दूसरी बात जो करप्शन के हवाले से मैं कहने वाला था वो ये थी कि बंदियाल ने इस समाअत के दौरान ये कहा कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। तो ये वो भूल गया कि ये जो मुश्किलात का शिकार है तो इसका ज़िम्मेदार मरकज़ी किरदार यही बंदियाल है, जिसकी साजिशों की वजह से इमरान खान के साथ इसका जो नेक्सस है उसकी वजह से पाकिस्तान माशी बहरान का शिकार हो गया है। अच्छा, इसमें इसने बंदियाल ने ये तो कहा इस समाअत के दौरान कि इमरान खान की गिरफ़्तारी से खौफ फैल गया है, लेकिन दूसरी मरतबा मौका होने के बावजूद इसने 9 मई को होने वाले वाक़यात की मज़म्मत में एक लफ्ज़ नहीं कहा, ना ही पिछली समाअत में कहा, ना ही आज की समाअत में कहा। इसका इस पुरअसरार खामोशी का क्या मतलब है? ज़ाहिर है ये अपनी ही मज़म्मत तो नहीं कर सकते ये लोग, ये इस तरह का। और इमरान खान को भी आप देखें, उसने भी मज़म्मत नहीं की, उसने तो अफसोस का इजहार भी नहीं किया, मशरूत मज़म्मत भी नहीं की कि मतलब ये कह देता कि जिन लोगों ने ये बदमाशी की है हम उनकी मज़म्मत करते हैं। अगर किसी ने की है, PTI से अज़हार ला तल्लुकी माशाअल्लाह वो हसन नियाज़ी जो मेजर जनरल की लेफ्टिनेंट जनरल की वर्दी और पतलून लहरा कर और बकवास करता रहा, और अब ये कहते हैं कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो नाज़रीन, सामने की खबर तो आपने पढ़ ली, उसमें भी 2-3 निकात, सिर्फ ज़्यादा नहीं, 2-3 निकात बड़े अहम हैं। वो सामने की खबर ये है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद एक तफसीली एलामिया आया है, जिसका बुनियादी नुक्ता ये है कि जिन लोगों ने ये 9 मई को ये दहशतगर्दी के वाक़यात किए उनके मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चलेंगे। इस पर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं कि फ़ौजी अदालतों में क्यों चलेंगे। भाई, फ़ौजी अदालतों में 10 साल हो गए मुकदमात चल रहे हैं दहशतगर्दों के। तो इन लोगों ने जो दहशतगर्दी की है, इनमें क्या कौन से सुरखाब के पर हैं कि इन पर फ़ौजी अदालतों में मुकदमात न चलें? या तो आप एक असूली मुतालबा करें कि फ़ौजी अदालत सिरे से होनी ही नहीं चाहिए। ये तो मत करें कि फ़ौजी अदालतें तो ठीक है, लेकिन इन लोगों के मुकदमे फ़ौजी अदालतों में नहीं चलने चाहिए। वो चलेंगे भाई, और अब पता चलेगा किस तरह चलते हैं। इसमें जो अहम नुक्ता है वो ये है कि फ़ौजी अदालतों में मुकदमे सिर्फ़ उन लोगों पर नहीं चलेंगे जिन्होंने तशद्दुद किया और फ़ौजी तनसीबात की और शहदा की यादगारों की बेहुरमती की, बल्कि जिन लोगों ने इनको उकसाया, जो इसके मास्टरमाइंड थे, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। और दूसरी बात इसमें अहम ये की गई कि ये एक मरबूत साजिश थी। वो जो एक बयानिया बनवाने की कोशिश कर रहे हैं ना ये दज्जाली मीडिया के कुछ लोग, कि ये अवाम का इश्तिहाल था जो इमरान खान की गिरफ़्तारी पर सड़कों पर निकल आए, और ख़ुद इमरान खान ने कहा कि अगर मुझे दोबारा गिरफ़्तार किया गया तो फिर इसी तरह का तशद्दुद होगा। ये गीदड़ भभकी थी, अब तुम इस काबिल नहीं रहे कि इस तरह का तशद्दुद कर सको। तो फ़ौजी एलामिया में ये इस बात की भी वजाहत कर दी गई कि ये एक मरबूत साजिश थी। यानी ये नहीं था कि इधर गिरफ़्तारी की खबर आई और इधर लोग तैयारियां करके बाहर आ गए और फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने लगे। ये एक मरबूत साजिश थी। और तीसरी बात इसमें की गई है कि साजिशों का मकसद ये था कि फ़ौज एक बड़ा रद्द-ए-अमल दे। इसका मतलब ये है कि ये लोग चाहते थे कि जब फ़ौजी इमारतों और तनसीबात पर हमले हों तो ज़ाहिर है ऐसे मौके पर दुनिया की किसी भी मुल्क की फ़ौज हो वो फायरिंग करती है। तो यहाँ तकरीबन 10 फ़ौजी मकामात पर हमले किए गए। अगर 10 के 10 मकामात पर फ़ौज फायरिंग करती और हर फायरिंग में 40-50 आदमी मर जाते खुदा न खास्ता, तो टोटल हिलाकतें 500-600 लोग, 1000 तो नहीं 500-600 लोग अगर मर जाते तो दुनिया में क्या क़यामत बर्पा होती कि पाकिस्तानी फ़ौज ने सैकड़ों अफराद एक ही दिन में हिलाक कर दिए। और इससे भी बढ़कर वो जो मंसूबा था कि इमरान खान हर रोज़ कहता था कि फ़ौज और अवाम में तसादम होने जा रहा है, तो उसका इशारा इसी तरफ था कि हम ये करेंगे, फ़ौज फायरिंग करेगी, 400-500 लाशें गिरेंगी और उसके बाद मकसद पूरा हो जाएगा। फिर पूरे मुल्क में सिविल वार, खाना जंगी, श्रीलंका। इसने बार बार कहा था कि मेरी बात लिख लो, मैं दावे से कहता हूँ मुल्क श्रीलंका बनेगा, अवाम का फ़ौज से टकराव होगा, फिर फ़ौज ख़त्म होगी, फिर पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। उसने 3 का लफ्ज़ 2 मरतबा दोहराया। तो ये साजिश थी।
اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کو سازش کی تفصیلات کا بھی پتہ چل گیا۔ اگلی بات میں بعد میں کروں گا۔ ایک اعلامیے کا آخری نقطہ جو ہے وہ بھی خاصا اہم ہے کہ تمام سیاسی سٹیک ہولڈر قومی اتفاق رائے پیدا کریں۔ تو ناظرین، میں اپنی طرف سے یہ بتا رہا ہوں کہ قومی اتفاق رائے عمران خان کی گرفتاری اور اس کے کیفر کردار تک پہنچنے کے بعد ہو جائے گا، اور یہ پی ٹی آئی کی لیڈر ہی عمران خان کی پالیسیوں سے خود کو دور کرتے ہوئے اس قومی اتفاق رائے میں شامل ہو جائیں گے۔ اچھا، اب جو اگلی خبر ہے، اس بات کے شواہد اوپر کے حلقوں میں مل گئے ہیں کہ یہ سازش پہلے سے تیار تھی، اور تقریباً 2 مہینے پہلے یہ سازش تیار ہوئی، اور خود عمران خان نے ان اہداف کی نشاندہی کی، ان اہداف کو نامزد کیا کہ ان مقامات پر حملے کریں گے، اور فلاں مقام پر حملہ کرنے کی قیادت اس کے پاس ہوگی۔ جیسے لاہور میں قیادت اعجاز چودھری اور یاسمین راشد کے سپرد تھی، اور فیصل آباد میں وہ علی افضل شاہی جو چیف جسٹس لاہور کا نام نہاد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا جو داماد تھا، جو ڈیفیکٹو چیف جسٹس بنا ہوا تھا اور جو بینچ لگاتا تھا، جو فیصلے لکھتا تھا، اس کی قیادت میں فیصل آباد میں آئی ایس آئی کے دفتر پر حملہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی اب یہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ فیصل آباد میں آئی ایس آئی کی فائرنگ سے اتنے لوگ مارے گئے۔ فیصل آباد میں آئی ایس آئی کے عمارت کے باہر کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، یہ کنفرم بات ہے۔ کچھ زخمی ضرور ہوئے ہیں، اور وہ زخمی ظاہر ہے جب انہوں نے اتنی بڑی عمارت پر حملہ کیا تو جواب میں جو بھی کارروائی جس نے بھی کی تو اس کے نتیجے میں زخمی ہوئے۔ اچھا، فوج کو اس سازش کا پتہ تھا، اس لیے انہوں نے فیٹل فائرنگ نہیں کی۔ فیٹل فائرنگ یعنی ایسی گولی مارنا جس کے نتیجے میں آدمی لازماً مر جائے۔ ایسی فائرنگ تو کسی بھی جگہ، فائرنگ تو سرے سے کسی جگہ ہوئی ہی نہیں، لیکن اگر فیصل آباد میں فائرنگ ہوئی ہے تو اس کی جو نوعیت تھی وہ بھی نان فیٹل تھی، یعنی لوگ زخمی 1-2 ہو جائیں، اور چند ایک لوگ زخمی ہوئے، کچھ تو گولی لگنے سے زخمی ہوئے 1-2، اور 1-2 کوئی پتھراؤ سے زخمی ہوئے۔ کوئی بڑا واقعہ فیصل آباد میں پیش نہیں ہے۔ باقی ملک میں تو آپ نے دیکھا کہ کوئی فائرنگ سرے سے ہی نہیں ہوئی۔ اچھا، اب ان سارے اہداف کا پتہ تھا۔ 2 مہینے پہلے عمران خان نے یہ ڈیوٹیاں لگا دی تھی، منصوبہ چاک آؤٹ کر کے پوری تفصیل کے ساتھ ہر شہر کے تنظیم کے ان لوگوں کو جن سے یہ کام لیا جانا تھا ڈیوٹیاں لگا دی گئی تھی، اور ان میں علی افضل شاہی بھی شامل تھا اور اس کا بھائی بھی شامل تھا۔ تو منصوبہ یہ تھا کہ جیسے ہی مجھے گرفتار کیا جائے آپ نے اگلے ہی منٹ یہ حملے کر دینے وہاں موقع پر پہنچ کر۔ یہی وجہ ہے کہ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جس طرح گرفتاری کی خبر آئی تو ویسے ہی ان 7-8 فوجی اہداف پر لوگوں کے جلوس پہنچ گئے، رستے میں کہیں نہیں رکے، کسی مال روڈ پر مظاہرہ نہیں کیا، کسی شاہراہ فیصل پر مظاہرہ نہیں کیا، سیدھا جو پہلا حملہ ہوا ہے وہ فوج پر ہوا ہے، میاں والی میں ہوا ہے، ایئر فورس کی بیس پر ملتان میں ہوا ہے، لاہور میں ہوا ہے، پنڈی میں ہوا ہے، اور کراچی میں ہوا ہے۔ یعنی جہاں جہاں بھی انہوں نے حملے کیے، فوج اور رینجرز کے بیرکس کو، پشاور میں اور مردان وغیرہ میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کی بیرکس کو حملہ کیے، وہ بھی فوج ہوتی ہے۔ اور سب سے جو شرمناک واقعہ تھا وہ تو یہ پیش آیا لاہور میں، جہاں پورا کور کمانڈر ہاؤس ہی نظر آتش کر دیا گیا۔ اب ظلم کی انتہا دیکھیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جناح ہاؤس تو تھا ہی نہیں، اس لیے کوئی بے حرمتی نہیں ہوئی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، چلیے مان لیتے ہیں کہ جناح ہاؤس نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمارت جناح ہاؤس نہ ہو اسے نظر آتش کر دینا بالکل جائز ہے۔ تو یہ بھی آپ نے ایک منطق نئی سن لی، اور عمران خان کا یہ بیان بھی آپ نے سن لیا کہ اگر مجھے دوبارہ پکڑا گیا تو دوبارہ ایسا ہی رد عمل ہوگا۔ ناظرین، اس دوران ایک جو خاص بات ہوئی فوجی ترسیبات پر حملوں کے علاوہ، وہ یہ تھی کہ فوج کے نشانات شہداء کی یادگاروں کو ملیہ میٹ کیا گیا، جبکہ شہداء ماضی سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد صرف سیاسی رد عمل دینا نہیں تھا، مقصد فوج سے جو حبس باطن ان کے دلوں میں ہے، جو عمران خان کا اصل ایجنڈا ہے، اور بہت عرصے سے لوگ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ عمران خان کو جو ایجنڈا دے کر پاکستان پر مسلط کیا گیا ہے، اس میں ایک اہم ترین نقطہ یہ بھی ہے کہ پاکستانی فوج کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ختم کر دینا ہے۔ تو فوج سے حبس باطن کا اظہار تھا، شہداء کی تصویریں پھاڑی گئی، اور
शोधा के निशानात तबाह किए गए, उनको आग लगाई गई, यादगार तैयारी को तबाह किया गया। फिर ये जो काम हुआ कि वो जो कारगिल का एक हीरो मेजर कैप्टन शेर खां, उसका मुजस्समा उतारा गया, फिर उसका सर गर्दन से सर जिस्म से जुदा किया गया। ये अलामती कार्रवाई थी। वैसे मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान में ये मुजस्समा साजी का फ़ैसला किसने किया था। ये तो किसी मुसलमान मुल्क में मुजस्समे शाह ईरान के दौर में मुजस्समे होते थे, लेकिन सऊदी अरब हो या इंडोनेशिया हो, किसी भी मुल्क में, मुसलमान मुल्क में मुजस्समे नहीं बनाए जाते। तो ये पाकिस्तान में गालिबन रहील शरीफ के दौर में ये मुजस्समा साजी की बिदअत शुरू हुई थी। ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन खैर इससे कतई नज़र ये जो मुजस्समा गिराया गया, ये कोई इसलिए नहीं गिराया गया कि ये बुत है इसको गिरा दो, बल्कि वो इसलिए गिराया गया कि ये वो आदमी है जिसने एक ही हमले में 30-40 भारतीय फौजी मारे थे। उसका इंतकाम लिया गया, और इंतकाम लेने वाले कौन थे? टीटीपी के लोग थे, पीटीआई के लोग थे, जो दरअसल एक ही चीज़ के दो नाम हैं। बुनियादी नुक्ता दोनों में पाकिस्तान से नफ़रत, पाकिस्तान से दुश्मनी, पाकिस्तान को ख़त्म करने का अज़म। तो इस तरह उसकी बेरहमती की गई मुजस्समे की। मैं मुजस्समे को तो मैं मानता ही नहीं हूँ, लेकिन जो भी हुआ उनकी तरफ से वो मुजस्समे की बेरहमती थी। उन्होंने मुजस्समे को गिराया, उसका गर्दन पर हथौड़े मारकर सर अलग किया, फिर उसको घसीट कर कहीं फेंक दिया। तो ये वो नफ़रत की इंतहा है जो इमरान खान के दिल में पाकिस्तान के लिए पल रही है, और इमरान खान ने इस हमले की भी मजम्मत नहीं की। और नाज़रीन, इस बात को आप क्या कहेंगे कि जहाँ कहीं कलमा तैयबा लिखा हुआ था, जहाँ कहीं दुरूद शरीफ लिखा हुआ था, जहाँ कहीं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह लिखा हुआ था, वो उन पर पीटीआई के कारकुनों ने डंडे बरसाए, उन्हें तोड़ा और उन्हें ज़मीन पर फेंका। इस वाक़े को आप क्या कहेंगे? तो खैर, अब जो नुक्ते वाली बात थी वो ये थी कि खुरे इमरान खान तक पहुँच रहे हैं। तो फ़ौजी अदालतों में जो मुकदमे चलेंगे वो सिर्फ अफजल शाही और इस जैसे दूसरे दहशतगर्दों पर ही नहीं चलेंगे, जिनकी लिस्ट काफ़ी तवील है। इतलात हैं कि कुछ 4000 के करीब गिरफ्तारियाँ पंजाब में हुई हैं, तो जिनमें से कम 1500 आदमी ऐसा है जो इन दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस होना साबित पाया गया है। यानी उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियो, इनके एक्शन सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। तो इन लोगों को तो बचाना बहुत ही मुश्किल है सख्त सज़ाओं से। और मिलिट्री कोर्ट जो है, मेरा ख्याल है, जो इतलात हैं वो ये है कि इनमें से किसी को भी 10 साल कैद से कम सज़ा नहीं होगी, और हो सकता है किसी को इससे ज़्यादा भी सज़ा हो जाए, क्योंकि जो अली अफजल शाही का जुर्म है वो तो सज़ाए मौत के ज़ुमरे में आता है, सज़ाए मौत। तो बहरहाल, अच्छा, तो बात यह है कि ये सिर्फ ये लोग नहीं, बल्कि इमरान खान पर भी मुकदमा चलेगा इसी का, क्योंकि ये वो मंसूबा इसी का था, हुक्म इसी का था, तफसीलात इसी की थी, ड्यूटियाँ इसी ने लगाई थी। ये सारी तफसीलात इकट्ठी हो गई हैं। तो इमरान खान कैसे बचेगा? नहीं बचेगा। और इमरान खान के बाद जो पार्टी की क़यादत आएगी वो कौमी इत्तेफाक राय में शामिल होगी। और इसका एक तर्जमा बाज़ लोग ये भी कर रहे हैं कि पीडीएम की हुकूमत का दायरा वसी होने वाला है, शायद वज़ीर आज़म भी तब्दील हो जाए, एक ऐसी वसीउल बुनियाद हुकूमत बनेगी जिसे लोग कौमी हुकूमत या टेक्नोक्रेट तो नहीं होगी वो कौमी हुकूमत, क्योंकि टेक्नोक्रेट्स का कौमी इत्तेफाक राय से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। ये सियासी हुकूमत होगी, इसमें पीटीआई भी शामिल होगी। पीटीआई यानी वो जो ख़ुद को इमरान की पॉलिसियों से दूर कर लेंगे और उससे फासला अख्तियार कर लेंगे। मिलती जुलती मिसाल मुत्तहदा पाकिस्तान है। वो जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर के बाद एक एक्शन हुआ था, तो उसके बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तो ख़त्म हो गई थी, उसकी जगह मुत्तहदा पाकिस्तान और मुत्तहदा लंदन कि ये दो नाम सामने आए थे। मुत्तहदा लंदन वो जो थी जिसको अल्ताफ़ हुसैन लीड कर रहा था और जिसका हेडक्वार्टर लंदन में था, और जिसके हामी कराची में अब भी ज़ेर ज़मीन काम कर रहे हैं। और दूसरा मुत्तहदा पाकिस्तान जो बरसरे ज़मीन काम कर रही है, और जिसमें फ़ारूक सत्तार और ये सारे दूसरे लोग शामिल हैं। इस तरह की सूरत हाल बन सकती है। ये कोई पक्की खबर नहीं है, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कोई खिचड़ी बाद में कौमी इत्तेफाक राय की बनेगी, और वो फिर इलेक्शन शायद 2-3 साल तक आगे चले जाएँ, ये भी हो सकता है। तो नाज़रीन, कल हाई कोर्ट में फटाफट इंसाफ मिला इमरान खान को, उससे क़त्ए नज़र ये जो
عمران خان کی بالٹی غائب ہو گئی، اس کی ویل چیئر بھی غائب ہو گئی، لیکن اس کے جو بیوی تھی وہ کالی میاں وہ سفید تمبو میں لائی گئی۔ یہ ایک نیا ڈرامہ ہے، اتنی پردہ داری، اتنی یعنی ماشاءاللہ کیا یعنی عفیفہ ہے۔ حالانکہ یہ وہ خاتون ہے جو عمران خان جب وزیر اعظم تھا تو اس نے تقریباً ہر تیسرے چوتھے روز کسی نہ کسی رفاہی ادارے، یتیم خانے یا کسی اور جگہ دورہ کرتی تھی، اور ایک نقاب یا حجاب والی چادر اس نے اوڑھی ہوتی تھی جبکہ چہرہ نظر آ رہا ہوتا تھا۔ تو اب اس میں حجاب میں اتنا 70 گنا اضافہ کیسے ہو گیا کہ یہ سفید تمبو میں لائی گئی، چاروں طرف سے اس لوگوں نے اسے گھیر رکھا تھا، جس طرح عمران خان کو گھیر کر لایا جاتا تھا کالی چھتریوں میں، اور اسی طرح اس کو بھی گھیر کر لایا گیا۔ کیا یہ ٹونا ہے؟ میری اطلاع یہ ہے کہ ایک ٹونا وہ تھا جو عمران خان نے کیا، جو رینجرز نے جب اس کو گرفتار کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو وہ ٹونا ٹوٹ گیا، اس لیے عمران خان اب اس ٹونے پر عمل نہیں کر رہا، نہ تو وہ ویل چیئر پر آتا ہے، چل کر آتا ہے، تن کر آتا ہے، اور اس کے سر پر وہ بالٹی بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جو اس بشرا بی بی عرف کالی میاں عرف کرپشن کوئین، جو 60 ارب کا تو ایک ہی نوالا کھاتی ہے، اس کا ٹونا ابھی ہے، وہ ابھی چل رہا ہے۔ یہ خبریں ہیں کہ اس کا ٹونا ابھی چل رہا ہے، لہٰذا یہ جب بھی باہر نکلے گی تو یہ سفید تمبو میں نکلے گی۔ یہ دو الگ الگ قسم کے ٹونے ہیں کہ عمران خان کو کالے تمبو میں لایا جاتا تھا، اس کالی میاں کو سفید تمبو میں لایا جا رہا ہے۔ تو خیر، عمران خان نے جو کل تقریر کی اس میں اس نے گالیاں دیں، بغیرت کا لفظ اس نے کچھ 6-7 مرتبہ 8 مرتبہ استعمال کیا، اور بھی گالیاں دیں، اور اس تقریر سے ہٹ کر جو گفتگو کی اس میں اس نے انہیں حرام زادے کا لفظ بھی استعمال کیا۔ اس کا کلپ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا، وہ تقریر نہیں تھی، وہ آپس میں جب کھڑے تھے تو باتیں کر رہے تھے، تو ان باتوں کی وہ جو ویڈیو تھی۔ خیر، اس سے غرض نہیں، وہ تو گالیاں دینے والا آدمی ہے، اخلاقی طور پر اس نے جو کلچر دیا ہے اس کی بنیادی گالی سے ہے، بنیاد ہی گالی پر پڑتی ہے، پائیدار بنیاد، وہی ہائی مورال گراؤنڈ جو بندیال کی۔ اچھا، لیکن اس میں ایک بات کی کہ ان لوگوں نے لندن پلان بنایا ہے جس کے تحت مجھے 10 سال جیل میں رکھا جائے گا۔ لندن پلان ہے یہ نہیں، لیکن آپ دیکھیے تقدیر کا جو کھیل ہوتا ہے کہ آج سے 1 سال پہلے یہ شخص اس ملک میں مزید 10 سال حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، نہیں، خواب کا لفظ غلط ہے، 10 سال حکومت کرنے کا اس کو یقین تھا، اور اس نے اپنے تمام پارٹی رہنماؤں کو بتایا ہوا تھا کہ فکر نہ کرو، میرا کوئی متبادل نہیں ہے، میں ہی اس ملک میں 10 سال تک حکومت کروں گا۔ جس شخص کو یہ 100% یقین تھا کہ میں مزید 10 سال اس ملک پر حکومت کروں گا، آج وہ دہائی دینے پر مجبور ہو گیا ہے کہ مجھے 10 سال کے لیے جیل بھیجا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ عبرت کی جا ہے۔ اور ہاں، آخر میں چلتے چلتے کل ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے، وزیر اعظم نے سیکورٹی کونسل کا سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا ہے، وہ بہت اہم ترین اجلاس ہے، اس کا ایجنڈا یہی 9 مئی کے واقعات ہیں، اور اس میں وہ فیصلہ فارمل شکل میں کر لیا جائے گا جو اصولی طور پر طے ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کا جو اجلاس ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور اس اہم فیصلے پر عمل درآمد ہوتا ہوا آپ کو اگلے چند دنوں میں نہیں، چند گھنٹوں میں شاید نظر آنا شروع ہو جائے۔ اس کے علاوہ کچھ اور واقعات بھی متوقع ہیں۔ تو ناظرین، اجازت دیجیے، اور یہ بندیال کے رخصتی پر، بندیال کے زوال پر بھی میں نے کچھ بات کرنی تھی، لیکن وہ پروگرام لمبا ہو جائے گا۔ صرف اتنا سن لیجیے کہ بندیال ٹولے کی رخصتی کی تیاریاں ہیں۔ تو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔